2004 में हम एक बाल श्रम पर स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले जो उसके आंकड़े आए थे बड़े चौंकाने वाले थे। पता लगा कि 1000 लड़कों की तुलना में 648 लड़कियां हैं। ये सर्वे हमने राजस्थान के 10 जिलों में किया था और 10 जिलों की 48 ग्राम पंचायतें थी। तो इस तरीके के आंकड़ों को देख करके बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था कि हो सकता है ये आंकड़े कहीं गलत ना हो। तो इसके लिए हमने दोबारा से इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 आंकड़े भेज दिए, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो हमको लगा कि ये आंकड़े वास्तविक हैं और सही हैं। तो हम इस मुहिम में लग गए कि एक्चुअली ये लड़कियां गई कहाँ, इतनी लड़कियां कम क्यों आ रही हैं। और हमारी एक धारणा बन गई थी कि निश्चित रूप से ये 6 से 14 आयु वर्ग की लड़कियां जो कम हो रही हैं, 648 आ रही हैं, ये कहीं न कहीं मारी जा रही है। इसी बीच सीफार कई जिलों में काम कर रही थी। तो विद्रोही जी को उसमें अपनी एक वर्कशॉप में उनको बुलाया और उन्होंने इस बात के लिए उनको समझाया कि ये लड़कियां जन्म ही नहीं हो पा रहा है, उन लड़कियों का जन्म से पहले ही उनको मार दिया जा रहा है। लेकिन हमारे धारणा उससे अलग थी। तो हमने अपनी बात की कि लड़कियां 6 से 14 आयु वर्ग में कम हो रही है, ना कि जन्म से पहले की। तो उन्होंने जब 2001 के आंकड़ों का 2001 के सेंसस आंकड़ों का विश्लेषण करके बताया और उन चीज़ों को समझा है कि लड़कियां लगातार कम हो रही हैं और ये पिछले दिनों से ही कम होती चली आ रही है, पिछले सालों से ही कम होती चली आ रही है। इसलिए इसमें 6 से 14 आयु वर्ग में भी इसी कारण से ये लड़कियां कम हो रही हैं। और हमारी इस बात को लेकर के पुष्टि हुई कि निश्चित ही इन लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, उनको जन्म लेने से पहले ही उनको खत्म कर दिया जा रहा है। हमने सबूतों को इकट्ठा करना चाहा कि और भी ज़्यादा मजबूत तरीके हों जिससे सबूत इकट्ठे कर सके कि लड़कियों को गर्भ में जन्म लेने से पहले ही मार दिया जा रहा है। तो हमने 2007 में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसमें डॉक्टर साबू जॉर्ज और ये सीफार की टीम, डॉक्टर मीता सिंह ये आए थे। और जब उनके सामने ये आंकड़े प्रस्तुत किए तो लोगों ने उसको अनमने ढंग से माना और पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं मान रहे थे कि इतना कुछ आंकड़ों में गड़बड़ी सोनोग्राफी सेंटर के कारण हो रही है या लिंग जांच के कारण हो रही है। फिर इस बात पर चर्चा हुई कि इस सोनोग्राफी सेंटर पर शिकंजा कैसे कसा जा सकता है। तो इसके लिए सीफार की टीम ने बताया कि इसके लिए PCPNDT एक ऐसा कानून बना हुआ है जिसकी पालना यदि की जाए तो कुछ हद तक समस्या पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए सोनोग्राफी सेंटर्स का सर्वे किया गया कि PCPNDT कानून को लागू करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं और उनका कहाँ तक किस हद तक पालना हो रही है। तो सर्वे में पाया कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने सर्वे करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप लोग कौन होते हो जो हमसे इस तरीके की हमारी गुप्त जानकारियाँ ले। तो उसके बाद लेकिन जैसे तैसे हमने रास्ता निकाला और अपना सर्वे कंप्लीट किया। तो
पाया कि उस समय संचालित 26 सोनोग्राफी सेंटर्स में से 23 सोनोग्राफी सेंटर्स फॉर्म F भर रहे हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट पूरी तरीके से गलत है और अलग उनका फॉर्मेट है, वो कभी पूरा भरा हुआ नहीं है। इस तरीके की हमने उनके फॉर्म में खामियां देखी, उन्हें रिकॉर्ड में खामियां देखी। ना ही किसी पर ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है, ना कोई आउटडोर रजिस्टर है। तो पता लगा कि कहीं भी ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास में ऐसा नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि जिससे कि ये माना जाए कि PCPNDT कानून की पालना हो रही है। तो इसके लिए विभाग को सूचना दी कि आपके 23 सेंटर की हालत इतनी खराब है कि उनका PCPNDT कानून की पालना नहीं हो पा रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पता लगा कि इनको पहले तैयार किया जाए। तो प्रशासनिक स्तर पर तैयार करने के लिए प्रशासन के साथ में एक कार्यशाला रखा जाए। सबसे पहले अपने एक प्रशासन के अधिकारियों और सोनोग्राफी सेंटर्स के जो मालिक हैं उनके साथ में एक जिला स्तरीय मीटिंग वर्कशॉप रखी। उस वर्कशॉप में डॉक्टर्स सोनोलॉजिस्ट आए थे और उन्होंने इस बात पर पूरी तरीके से जोर दिया था कि लिंग जांच का काम हमारे यहाँ पर नहीं होता है। आस पड़ोस में जाकर के लोग हरियाणा और यूपी में जाकर के इस तरीके की जांच करवा के आते हैं। हमारे यहाँ पर पूरी PCPNDT की जितनी जानकारी हम रखते हैं उतनी जानकारी के हिसाब से हम उसकी पालना कर रहे हैं। तो उन्होंने अब एक तरफ से मांग भी रख दी थी कि PCPNDT कानून की जानकारी के लिए एक वर्कशॉप की जाए उनके साथ में कि PCPNDT कानून क्या है, ये तो उनके समझ में आए कि इस कानून के तहत कौन कौन सी चीज़ों को पालना की जानी चाहिए, कैसे कैसे इसकी पालना हो सकती है। ये सारी चीज़ें के साथ में डॉक्टरों ने ये भी दबाव बनाया कि समाज में जागरूकता करना बहुत जरूरी है। वो पूरी तरीके से इस बात पर दबाव बना रहे थे कि इसका जो दोषी है वो समाज है। बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उनके सामने आकर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं कि उनकी कई लड़कियां हैं, यदि वो और अगली लड़की भी हुई तो उसको ससुराल से बेदखल कर दिया जाएगा और उसको मार दिया जाएगा, उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस तरीके की इसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग में कुछ डॉक्टर भले ही आ जाते हों, लेकिन उनका जो मकसद है लिंग जांच करना, वो मकसद इससे पूरा नहीं होता, ये उनका मानना है। लेकिन इस बात का डॉक्टर साहबों ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने इस चीज़ को बताया कि एकमात्र कारण ये नहीं हो सकता कि समाज इसका दोषी है। जब तक कानून की पालना नहीं होगी तब तक इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता। तो इसका एकमात्र यही समाधान है कि कानून की कठोरता से पालना की जाए और इसको सोनोग्राफी सेंटर्स इसका पालना नहीं कर रहे हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। हमने विभाग से जो जानकारियां प्राप्त की थी उसमें पता लगा कि 2006 तक जिला सलाहकार समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है। उस बैठक में कौन कौन सदस्य हैं इसका भी जवाब उन्होंने संतुष्टिपूर्ण नहीं दिया। जब उनका विभाग पर दबाव बनाया गया कि आपको सलाहकार समिति की बैठक करनी चाहिए, तो उन्होंने
जब पहली बार पत्र डाला, लिखा कि पीसीपीएनडीटी की सलाहकार समिति की बैठक होनी है, तो उसमें कई सदस्यों के पते भी नहीं थे, पूर्ण पते भी नहीं थे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी मीटिंग शुरू की, लेकिन वो महज 4-5 लाइनों में उनकी मिनट्स सिमट करके रह गई। पता लगा कि एक्चुअली पीसीपीएनडीटी एडवाइजरी कमेटी के पास में कोई एजेंडा ही नहीं है, आखिर वो चर्चा करे किस पर। तो इसके लिए डॉक्टर आर.के. सिद्ध से बात हुई, चर्चा हुई, तो उनके लिए एक रिपोर्ट तैयार की कि आप इस रिपोर्ट को अपनी सलाहकार समिति में प्रेजेंट करें और इस पर इन मुद्दों पर इनको एजेंडा बनाकर चर्चा शुरू करें। तो उन्होंने अगली मीटिंग में ये प्रक्रिया अपनाई, तो इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। लोगों को, एडवाइजरी कमेटी को भी लगा कि ये बैठक कितनी ज़रूरी है और इस कानून को पालना करने के लिए कितनी आवश्यक है। हमने एक डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ग्रुप का गठन कर लिया था और उस डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से भी अनौपचारिक इनडायरेक्ट वे से हमने दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि इसके कानून की पालना की जाए। उसके बाद हमने सोचा कि समुदाय के लिए भी जागरूकता जरूरी है, तो समुदाय के साथ में तो सबसे पहले हमने आंगनवाड़ी, आशा सहयोगी और जो ग्रामीण क्षेत्र में स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, एएनएम, उनके एक वर्कशॉप सीफार के सहयोग से की, तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। तो उनके साथ में लगातार संपर्क स्थापित करना और इस विषय पर, इस मुद्दे पर चर्चा करना शुरू किया। ग्रामीण स्तर पर हमने ये सोचा कि क्यों ना एक महिलाओं का एक ग्रुप प्रत्येक गांव में, यानी कि 12 गांव हमने सेलेक्ट किए थे, उनमें प्रत्येक गांव में एक महिला समूह बनाया जाए और उस महिला समूह के साथ में DHS ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को जोड़ा जाए। लेकिन हमें बाद में लगा कि सबसे मजबूत जो पक्ष हो सकता है वो ये है कि ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति को मजबूत बनाने से अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। तो हमने ग्रामीण स्तर पर उनको VHSC को संवेदनशील बनाने के लिए उनकी ट्रेनिंग की, एक महिलाओं का समूह तैयार किया और ग्रामीण स्तर पर कई तरीके के कार्यक्रम भी आयोजित किए। उनके साथ में लड़कियों को संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में काम शुरू किया, साथ में लड़कों को भी जोड़ा गया। इस तरीके की प्रक्रिया लगातार अपनाई गई और इस मुद्दे को आज अलवर जिले में संवेदनशील बनाने में हम बहुत हद तक सफल हुए हैं, ये हमारा मानना है। और सीफार का जो सहयोग हमको टेक्निकल और संसाधन के रूप में जो मिला है, और उसके माध्यम से ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं।